तो फ्रेंड्स, गेट मैकेनिकल क्रैश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी इस सीरीज में हम कुछ भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए एक्चुअल गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस क्रैश कोर्स में अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। और बेसिकली हमारा पढ़ने का मेथड क्या रहेगा, पहले मैं आपको जो चैप्टर है उसे समराइज करवा दूंगा, ठीक है, जो उसमें मेन मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारी समरी के अंदर रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे, ठीक है। मतलब जो समरी के अंदर मैं आपको फॉर्मूले वगैरह बताऊंगा, उन फॉर्मूलों वगैरह को हम अप्लाई करके देखेंगे एक्चुअल उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम कम टाइम के अंदर काफ़ी सारा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और जो स्टडीज हैं दे विल टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर आज मैं ऑफ कोर्स सबसे आसान चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें मैटर की, ठीक है, तो मैटर हम जानते हैं इट एग्जिस्ट इन टू स्टेट्स, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक है सॉलिड और दूसरा है फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड एक आ गया सॉलिड और दूसरा आ गया फ्लूइड। तो ये फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फ्लूइड इज समथिंग दैट कैन फ्लो, जो बह सकता है, ठीक है। अब अगेन फ्लूइड्स के अंदर दो कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो मतलब काफी बच्चे तो सोच रहे होंगे कि भी सर ने बोला मैटर दो तरह का होता है, ठीक है, तो मैटर तो तीन तरह का होता है, ठीक है। तो तीन तरह कौन कौन से है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब ये सॉलिड कैटेगरी में आ गया है। और लिक्विड और गैसेस ये क्या होते हैं? फ्लूइड्स। फ्लूइड बेसिकली क्या है? दैट कैन फ्लो, ठीक है। तो अब लिक्विड भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है, तो दोनों में फर्क कहाँ आता है? दोनों में फर्क ये है, मोटा मोटा हम बात करेंगे, दोनों में फर्क ये है कि जो लिक्विड्स हैं उनका एक मतलब डिफाइंड वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो एक जो लिक्विड है उसका एक डिफाइंड वॉल्यूम रहता है, गैस का कोई डिफाइंड वॉल्यूम नहीं रहता, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड है आपके पास, ठीक है, तो आप उसे किसी भी वेसल में डालोगे तो उस वेसल की शेप ले लेगा, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। पर अगर आपके पास गैस है तो गैस जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे तो वो सारे में फैल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो गैस है वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। आप उसे कंप्रेस कर सकते हो, आप उसे मतलब एक्सपैंड करवा सकते हो, पूरा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेती है जितना भी अवेलेबल है। लिक्विड्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आधा ग्लास पानी है, ठीक है, तो आप उसे किसी दूसरे वेसल में डालोगे तो मतलब कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो बाकी का वो खाली रहेगा। यहां तक आपको समझ आए? तो हमें लिक्विड और गैसेस के बीच का मेन फर्क जो है वो पता लग गया है, ठीक है। तो अब बेसिकली आइए कुछ प्रॉपर्टीज, ये सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। हम बुक के हिसाब से नहीं चल रहे, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है डेंसिटी, ठीक है। अभी डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है? इसकी यूनिट्स क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम का, किसी भी फ्लूइड का 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब अमाउंट ऑफ फ्लूइड ले रहे हो, ठीक है, तो उसका वजन कितना होगा, उसका मास कितना होगा? मास, वजन इज वेट, ठीक है। उसका मास कितना होगा? सो दैट इज डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड। उसकी यूनिट्स क्या आ गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वेट, वो इससे एक कदम आगे है, ठीक है। वो क्या चीज है? इट इज द वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है? इट इज द मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट क्या है? इट इज द स्पेसिफिक वेट, क्या चीज है? इट इज द वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। तो आपने 1 मीटर क्यूब फ्लूइड का आपने लिया, तो उसका वजन, उसका वेट कितना होगा? सो दैट स्पेसिफिक वेट। ऑफ कोर्स वेट एक फोर्स है, ठीक है, तो उसकी यूनिट्स क्या आएंगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन ये वेट की यूनिट है, ठीक है, फोर्स की यूनिट है, ठीक है। सो इट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया है हमारा स्पेसिफिक वेट। और भाई अभी फ्लूइड के अंदर बस यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डेंसिटी को जनरली रो से डिनोट किया जाता है, और जो हमारा स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट उसे स्मॉल, जनरली स्मॉल w से डिनोट किया जाता है,
ठीक है। और उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर फ्लूइड्स में देखें तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो स्टैटिक फ्लूइड का आता है, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको प्रेशर पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में, बायंसी के बारे में, फ्लोटेशन के बारे में, और वहां पर सारे में मतलब रो जी और वेट प्रेशर की जब बात होगी तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डेंसिटी इज सिंपली मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट इज वेट ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। रिलेशन क्या है, स्मॉल w इज इक्वल टू रो जी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक, जब स्पेसिफिक टर्म आ जाए इसका मतलब हम 1 यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम ये बेसिकली क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। आपने 1 किलोग्राम फ्लूइड लिया तो उसका कितना जो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। जनरली इसे स्मॉल v से डोनेट किया जाता है, जनरली इसे स्मॉल v, कैपिटल V इज टोटल वॉल्यूम, स्मॉल v इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्लूइड। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण चीजों, मतलब आगे प्रेशर मेजरमेंट मैनोमीटर्स वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, एंड दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो किसी फ्लूइड की डेंसिटी है डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। ये क्या है, स्पेसिफिक SG, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये रेशियो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का टू द डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा है, जनरली अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हो देन इट इज वाटर। जनरली अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हो, और हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कहने को फ्लूइड है पर सारे में मोस्टली पढ़ते हैं हम लिक्विड के बारे में ही है, ठीक है। क्योंकि गैसेस के लिए गैस डायनामिक्स है हमारे पास, वो अलग फील्ड है, ठीक है। तो फ्लूइड्स के अंदर जब हम लिक्विड्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिफाइन की जाती है, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर। और एक ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, बीइंग एन इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो क्या है, वो है मरकरी की, दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और उसकी वैल्यू है 13.6, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की ये जो वैल्यू है 13.6 ये मरकरी के लिए है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बीइंग एन इंजीनियर आपको ये मतलब पता होगी, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी हम सब जानते हैं इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, या ये भी आपको पता होनी चाहिए, इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस हिसाब से मरकरी की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 13.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मरकरी की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, इट इज 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये चीज समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड्स भी आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में गैसेस भी आती है, तो कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। मतलब मेरे भाई समरी लेक्चर्स हम फ्लूइड मैकेनिक्स का क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, ठीक है। तो करेंगे किस तरह से, पहले हम चैप्टर को समराइज करेंगे कि उसकी मेन थ्योरी क्या है, वो चीज़ें जो हमें कंपटीशन में एग्जाम्स में चाहिए होती है। थ्योरी को समराइज करके फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जो कंसेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चन से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे मतलब आउटलाइन रहेगा पूरे क्रैश कोर्स का, ठीक है। तो एंड योर कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स इज ऑन मी, ठीक है। मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे हर क्वेश्चन के लिए। द ओनली थिंग इज तुम जितने वीडियोस है सिर्फ वो सारे देख लेना, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, तो आइए अगला हम बात कर रहे थे क्या कि फ्लूइड, हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की, उसमें लिक्विड्स भी आते हैं, गैसेस भी आती हैं। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है आइडियल गैस इक्वेशन की, और वो इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है। PV इज इक्वल टू MRT हमने 11th 12th में मतलब स्कूल टाइम में हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी थी, 9th 10th में पढ़ी थी, याद नहीं, ठीक है।
थर्मोडायनेमिक्स में भी हमने इसका पूरा इस्तेमाल किया, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू mRT। अब इसके अंदर जो प्रेशर होता है, पहली चीज इट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है सेकंड चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो प्रेशर है इसकी यूनिट्स होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो V है इट इज वॉल्यूम, ठीक है, इसकी यूनिट्स होती है मीटर क्यूब में, ठीक है। M दिस इज द किलोग्राम्स ऑफ गैस, कि उसका गैस का मास कितना है। R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, हर गैस के लिए वैल्यू अलग होती है, इसकी यूनिट्स होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। याद करना बड़ा आसान है, R की जो यूनिट्स हैं वो स्पेसिफिक हीट वाली ही यूनिट होती है। इक्वेशन याद है वो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इक्वेशन में जितनी भी चीजें लिखी है उन सबकी यूनिट सेम होंगी। तो R की जो यूनिट्स हैं वो स्पेसिफिक हीट वाली होंगी, जूल पर किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस बोलते थे, यहाँ पे केल्विन है, ठीक है। एंड टेम्परेचर इट इज इन केल्विन, टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए। वो क्यों, वो कौन सी है, एयर के लिए R यानी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इट इज 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ठीक है, 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन। जिन्होंने मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने पीछे थर्मोडायनेमिक्स भी फ्री में पढ़ाया था एक बार, पूरा कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उन्हें याद होगा कि इसे याद करने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो मेरे सभी लेक्चर्स जितने भी हैं सब मेरी मोबाइल ऐप पे, मेरी वेबसाइट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कुछ कहीं है, आप देख सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ठीक है, कई जगहों पे, कहीं पे कुछ पढ़ा है, कहीं पे कुछ, तो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये R के लिए आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 101325 पास्कल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 101325 पास्कल्स, ठीक है। यूनिट्स का आपको हमेशा इसके अंदर बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी ना हमें जरूरत पड़ती है डेंसिटी की। जैसे आपको सब कुछ सारा डाटा आपको दे रखा है, आपको किसी टेम्परेचर पे, कि आपको टेम्परेचर दे रखा है, आपको प्रेशर दे रखा है कि यार प्रॉब्लम में ये टेम्परेचर ये प्रेशर है, आपको डेंसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डेंसिटी आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या होती है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय V RT, ठीक है। तो P इज इक्वल टू रो RT, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। तो अगर आपको प्रेशर दे रखा है, अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, और अगर गैस के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, या तो गैस के लिए दे रखा होगा, और अगर एयर तो उसका R आपको मालूम होता है, ठीक है। तो अगर ये सारी डिटेल्स अगर आपको दे रखी है तो आप गैस की डेंसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हो। ध्यान रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, इस बात का ध्यान रखना। समझ आ रहा है यहाँ तक? सो फ्रेंड, दिस वाज अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आता है विस्कोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा जब विस्कोसिटी वर्ड बोला तो यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स अब शुरू हो गया, ठीक है। विस्कोसिटी बेसिकली क्या चीज है कि फ्लूइड की जो मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं तो उसकी लेयर्स हैं, एक लेयर दूसरी लेयर की लेयर्स बह रही हैं, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व किया गया है कि एक लेयर दूसरी लेयर की मोशन को रेसिस्ट करती है, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक कि हम पैदल जा रहे हैं, हम धीरे धीरे जा रहे हैं और एक साइड से कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और वो थोड़ा तेज चल रहा है, तो हमारा जानकर है, हमने उसे बोला हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है। तो अगर हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो वॉक कर रहा है, हम भी वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और हम उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन इज क्या कि वो जो है वो भाई स्लो डाउन हो जाएगा हमसे बात करने के लिए, और हम थोड़े फास्ट हो जाएंगे उसके साथ मैच करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये हुआ क्यों, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे, ठीक है। देयर वाज अ सर्टेन अट्रैक्शन यू कैन से। तो बेसिकली जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली उसके अंदर दो तरह की फोर्सेस की हम बात करते हैं, एक होते हैं कहेसिव फोर्सेस, एक होते हैं एडहेसिव फोर्सेस। Cohesive forces it is basically force of attraction between same type of molecules. दो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट्स cohesive force. Adhesive force, बच्चों को ये हमेशा याद रहता है, adhesive force, adhesive दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने के काम आता है, ठीक है। तो जो ये फोर्स ऑफ एडहेजन है ये बेसिकली दो अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है। कहेसिव सेम टाइप का, एडहेसिव अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो एक लेयर धीरे चल रही है, एक लेयर तेज चल रही है,
तो बिकॉज ऑफ कहेसिव फोर्सेस, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं एक दूसरे की मूवमेंट को अपोज करती हैं। मतलब ये जो लेयर तेज जा रही है, ठीक है, ये स्लो लेयर की वजह से धीरे हो जाएगी क्योंकि ये इसको खींच रहा है, ठीक है। और जो लेयर धीरे जा रही है ये इस ऊपर वाली लेयर की वजह से तेज होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक दूसरे की मूवमेंट को रेसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई। तो ये जो बेसिकली रेसिस्टेंस टू फ्लो है, रेसिस्टेंस टू फ्लो, दैट्स विस्कोसिटी, ठीक है। अब जैसे ना ये विस्कोसिटी डेली लाइफ में नजर आती है, जैसे हम शहद हनी है, शहद आप उसे डालते हो तो वो लिक्विड किस तरह से धीरे धीरे पोर हो रहा होता है, या मोबिलाइल जो है आप जब आप उसे पोर करते हैं तो कैसे धीरे धीरे निकलते हैं। सो दैट्स बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी अब आपको समझ आ गई, इट इज बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो इन केस ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो जब बात होती है विस्कोसिटी की तो एकदम से दिमाग में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। बेसिकली एक फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई, ठीक है। या फिर यू, इससे पहले वाला स्टेप है टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई, डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई, ठीक है। तो बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, दैट द shear stress is proportional to velocity gradient, ठीक है। shear stress is proportional to velocity gradient। ये बेसिकली एक्चुअली अब यार एक समरी लेक्चर है, अगर थोड़ा बहुत डिटेल में देख सकते हो तो ये सारे वीडियोस मेरी वेबसाइट पे और ऐप पे अवेलेबल है, अगर चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। डिटेल अगर देखते हो तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना। बाकी ये है कि सपोज कीजिए एक दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ना मैं डिस्क्राइब करना शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। मैं अपने को रोक रहा हूँ कि मुझे डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, ठीक है, मुझे ऊपर ऊपर से बताना ताकि टाइम कम लगे, नहीं तो समरी लेक्चर तो रहेंगे ही नहीं ना। तो बेसिकली क्या चीज है, वी गॉट टू प्लेट्स, एक प्लेट स्टेशनरी है, एक प्लेट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। ये जो प्लेट है ये स्टेशनरी है, ठीक है। नाउ फ्लूइड्स के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन, मतलब फ्लूइड का वो पार्टिकल जो एक प्लेट को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी प्लेट की वेलोसिटी के बराबर होती है। क्या बोला मैंने, नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, फ्लूइड का वो पार्टिकल जो किसी प्लेट को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी प्लेट की वेलोसिटी के बराबर होती है। मतलब अगर ये प्लेट स्टेशनरी है तो ये पार्टिकल भी स्टेशनरी है, और अगर ये प्लेट v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ, इसको टच कर रहा हुआ पार्टिकल नो स्लिप, वो स्लिप नहीं करेगा, ठीक है, वो इससे घिसड़ेगा नहीं, स्लिप नहीं करेगा, वो इससे चिपका हुआ है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी v होगी। ये चीज समझ आ रही। तो जब ना प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, हम वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, वी गेट समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार का हमें वेलोसिटी प्रोफाइल मिलता है। जो पार्टिकल्स प्लेट के पास है उनकी वेलोसिटी जीरो। अब प्लेट मूव कर रही है, कौन मूव कर रहा है, प्लेट मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स प्लेट के साथ में है उनकी वेलोसिटी v है, और बीच में जो प्रोफाइल हमें मिल रहा है दैट इज लीनियर, वो लीनियर है, ठीक है। तो देख रहे हो ये वाली लेयर फ्लूइड की मूव ही नहीं कर रही, ये और तेज मूव कर रही है, ये वाली लेयर और तेज मूव कर रही है, ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो और तेज मूव कर रहे हैं। सो देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव, ये जो एक लेयर है ना, ये दूसरी लेयर को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। जो नीचे वाला स्लो चल रहा है वो ऊपर वाली लेयर को अपनी तरफ खींच के उसे स्लो करना चाहता है, और जो ऊपर वाला भाई तेज चल रहा है वो नीचे वाली लेयर को खींच के अपने साथ तेज करना चाहता है, ठीक है। तो बेसिकली एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं अलोंग द प्लेन, क्या बोल रहा हूं, अलोंग द प्लेन, ठीक है, अलोंग द लेयर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो अलोंग द प्लेन, अलोंग द लेयर फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे क्या बोलते हैं, shear stress, टाउ, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से ये पता चला है कि ये जो shear stress है इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये du by dy, ये बेसिकली क्या है, ये है, दिस इज u, क्या चीज है, सबसे पहले तो ये देखो u इज द वेलोसिटी u, ठीक है, ये v नहीं, मुझे ये u लिखना चाहिए था, ठीक है। u is the velocity in x direction, समझ आ रही है चीज, ठीक है। एंड y is the distance from the plate, ये जो प्लेट रुकी हुई है ना इससे दूरी, ठीक है। सो du by dy ये क्या आएगा, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब ये पानी बह रहा है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहां से मैं dy ऊपर मूव करूंगा तो मुझे दूसरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी का कितना फर्क है, दैट्स du, समझ आ रहा है। तो ये du by dy, ये जो चीज है दैट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है, स्लोप, ये चीज,
ड्यू बाय डी वाई। समझ आ रही है चीज, आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो बेसिकली डी यू बाई डी वाई दैट्स वेलोसिटी। ये क्या चीज है? दैट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बता रहा है कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है। ठीक है, सो स्टडी से क्या पता चला कि shear stress इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को इक्वालिटी में बदलने के लिए मतलब हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि क्या है? म्यू। ठीक है, एंड दिस कांस्टेंट म्यू इज व्हाट इज नोन एज विस्कोसिटी। इसे हम क्या बुलाते हैं? विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे हम क्या बुलाते हैं? विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है दैट्स व्हाट इज नोन एज विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सो फ्रेंड्स दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और जो फ्लूइड्स इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं दोज आर नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड्स। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ जी, न्यूटोनियन फ्लूइड्स कौन से होते हैं? जो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। यहां तक क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, तो अब ये विस्कोसिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी यूनिट देखते हैं। चलिए आपसे ही निकलवाता हूँ, बताऊंगा बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसका। आप ही बताइए म्यू की यूनिट्स क्या होंगी? यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? shear stress न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, यहाँ पर है डी यू। डी व्हाट इज डी यू? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, इसकी यूनिट्स क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं स्क्वायर लिखने लगा था। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और ये क्या है? वाई, डिस्प्लेसमेंट। जो पॉइंट आप यहां से यहां पे गए ना, दैट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती है? मीटर में। मीटर, समझ आ रहा है? तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड यहां आ गया। ठीक है, तो विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी, इसकी यूनिट्स क्या है? ध्यान, न्यूटन, न्यूटन सेकंड, सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दीज आर द यूनिट्स। ये चीज समझ आ रहे हैं? यहां तक फ्रेंड्स क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, एक और यूनिट है इसकी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो भी आप इसे निकलवाता हूं। हाँ जी, ये न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। पुट कीजिए प्लीज, म्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब ये न्यूटन है फोर्स, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूटन को मैंने वो कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, और सेकंड ऐसे, मीटर स्क्वायर ऐसे, ये सेकंड से सेकंड कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो मुझे दूसरी यूनिट क्या मिली है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। दिस इज अनदर यूनिट जो आपको जनरली मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस में आपको मिलेगी। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो ओके, एक और भी यूनिट है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है व्हेन इट कम्स टू विस्कोसिटी या फिर जिसे हम बुलाते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, एंड दैट यूनिट इज स्टोक। ठीक है, वो यूनिट कौन सी है? दैट पर्टिकुलर यूनिट इज स्टोक। ठीक है, ओह सॉरी, पॉइज, मुझे इसमें हमेशा, एंड इट इज इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक है, ये जो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है या 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड है, दैट इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स। ठीक है, अब ये सीजीएस वगैरह सारी जो डेरिवेशंस हैं, ये रिलेशंस कैसे हैं, मतलब ये मैंने आपको क्लास में डिटेल में करवाए हैं। ये चीज़ें हमने सारी डिराइव की, अभी मैं आपको डायरेक्टली आंसर समराइज करवा रहा हूँ। ठीक है, सो एग्जाम में ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है कि पॉइज किसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये जो पॉइज यूनिट है ये बेसिकली किसकी है? इट इज़ फॉर द डायनामिक विस्कोसिटी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ना जब हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं या थर्मोडायनामिक्स में भी काफ़ी जगह एक टर्म देखने को मिलती है, काफ़ी जगह एक टर्म देखने को मिलती है, और वो क्या है? दैट इज म्यू यानी विस्कोसिटी, जिसे हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बुलाते हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, म्यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये टर्म काफ़ी मतलब एक्सप्रेशंस में आती है, तो हमने इसे नाम ही दे दिया है। हमने इसे क्या नाम दे दिया है? हमने इसे नाम दिया है न्यू। ठीक है, इसे हम मतलब न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये क्या है? वो क्या थी? दैट वाज म्यू। क्या है? व्हाट इज म्यू? म्यू इज डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक। ठीक है, अब अगर डायनामिक विस्कोसिटी को अगर आप डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आइए इसकी यूनिट्स देखते हैं। तो यूनिट कैसे निकलेगी? म्यू, म्यू 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 की यूनिट क्या थी?
इट वाज किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ये म्यू की यूनिट थी, ठीक है। अब डेंसिटी की यूनिट पुट कर रहा हूं यहां पर, डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मीटर से मीटर कटा, एक यहां पर स्क्वायर आ गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। तो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या आ रही है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये चीज मतलब ये कभी भी बच्चे को मतलब दिक्कत नहीं आती याद करने में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये काफी हद तक मिलती जुलती है एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ऐसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट्स क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो बच्चे की ना काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट कभी गलत नहीं होती है, वो हमेशा सही पाई जाती है, ठीक है। अब एक्चुअल में अब आपको ना ये भी पता लग गया होगा कि इसे डायनामिक विस्कोसिटी क्यों बोलते हैं और इसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्यों बोलते हैं। जब मैंने आपको टर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में फर्क क्या है, कि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन को और टाइम को स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, वेलोसिटी देख रहे हो, एक्सेलरेशन देख रहे हो, टाइम की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये मीटर सेकंड ये सब आप डील करते हो, ठीक है। पर जब आप डायनेमिक्स स्टडी करते हो, ठीक है, डायनेमिक्स, ठीक है, तो आप डायनेमिक्स जब आप स्टडी करते हो तो उसके अंदर आप उन फोर्सेस को भी कंसिडर करते हो जो उस मोशन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब डायनेमिक्स में आ गई फोर्सेस, और फोर्सेस की यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन ये देख रहे हो आप, न्यूटन, ठीक है। तो यूनिट्स को अगर आप देखो तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट्स के अंदर न्यूटन आ रहा है, ठीक है। पर जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। उसमें फोर्स का कोई रोल नहीं रहता, सो दैट्स व्हाई हमने नाम दिया है इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी और उसको हमने नाम दिया है डायनामिक विस्कोसिटी या फिर सिर्फ विस्कोसिटी। समझ आ रहे हैं यहां तक, चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है भाई। चिंता ना करो, तुम्हारा फ्लूइड मुझ पे है, ठीक है। पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स कह रहा हूं, ठीक है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज सिर्फ सारे वीडियोस देख लेना, ठीक है। मतलब समरी लेक्चर देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उनके सॉल्यूशंस तुम देख लेना, ठीक है। मतलब तुम्हें कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम सिर्फ सारे वीडियोस देख डालो। मतलब एक बार तुम किसी क्वेश्चन के अंदर कोई फंडा लग रहा है, किसी में कोई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा क्लास के अंदर। तो एक बार तुम वो सारी सॉल्यूशंस तुम देख लोगे प्रॉब्लम्स के अंदर, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तुम उसको निकालने की हालत में आ जाओगे, ठीक है भाई। देखो, प्योर और प्रॉपर नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। तुम मेहनत करते हो, पूरा का पूरा बुक स्टडी करते हो, पूरा कोर्स स्टडी करते हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। पर अब कुछ थोड़ा ही टाइम बचा है एग्जाम के अंदर, तो सभी सब्जेक्ट्स को पूरा स्टडी करना थोड़ा मुश्किल रहता है एंड स्टेज में आके। तो ऐसे में कम टाइम है तो थोड़ा जल्दी से चीज़ें कवर हो जाए, इसलिए मैं ये समरी लेक्चर्स बना रहा हूँ, इसलिए मैंने एक क्रैश कोर्स डेवलप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स देख लोगे तो तुम्हारा बेसिक सारा मतलब एक तैयार हो जाएगा, तुम एग्जाम को अटेम्प्ट करने की कंडीशन में आ जाओगे, ठीक है। तो ये हमने बात करी। हाँ, अगेन अब यहां पर भी जो हमने लिखा है ये 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हम बात कर रहे हैं, इसकी ये बराबर होता है 10⁴ स्ट्रोक्स के, ठीक है। ये बराबर होता है 10⁴ स्ट्रोक्स के। क्लियर हो रहा है, ठीक है यार। ये सारी डेरिवेशंस मैंने तुमसे ही करवाई है क्लास के अंदर, अगर लेक्चर का टाइम है तो देख लेना, ठीक है, नहीं तो फिर समरी से काम चलाओ। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो ये हमने बात करी विस्कोसिटी के बारे में, हमने बात करी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में और डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में। राजी, जब ना एक विस्कोसिटी की बात होती है तो बड़े एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है, वो ये विस्कोसिटी का वेरिएशन, ठीक है। तो विस्कोसिटी प्रेशर के साथ इतनी ज्यादा वेरी नहीं करती जितनी टेम्परेचर के साथ करती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ सच्ची बताऊं काफी ज्यादा वेरी करती है, ठीक है। और लिक्विड में इसका ट्रेंड अलग आता है, गैसेस में इसका ट्रेंड अलग आता है, ठीक है। लिक्विड्स की खास बात क्या है, लिक्विड्स की खास बात क्या है कि जैसे से टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। लिक्विड्स के अंदर ट्रेंड क्या रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में भी काफी पूछा जाता है, ठीक है। लिक्विड्स में क्या ट्रेंड रहता है कि जैसे से टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी घटती है, डिक्रीज करती है। समझ आ रहे, ठीक है। तो जो हम ऑयल जो हम डालते हैं बाइक के अंदर, जब इंजन गर्म होता है तो ऑयल पतला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो अच्छी क्वालिटी का ऑयल है वो बेसिकली अच्छी क्वालिटी को क्या बोलते हैं कि गर्म होने पे वो अपनी विस्कोसिटी लूज नहीं करता, अपनी चिकनाहट जो है वो उसकी डिक्रीज नहीं करती इतनी ज़्यादा, ठीक है। अगर वो बेकार क्वालिटी होगा तो बिल्कुल ही वो पतला हो जाएगा,
ठीक है, तो ऐसे में वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। गैसेस का फंडा कुछ और है। गैसेस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है विस्कोसिटी गैसेस की इंक्रीज करती है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, अभी करवाऊंगा क्लास के अंदर अभी, ठीक है। तो एक्चुअली दोनों में अपोजिट क्यों ट्रेंड मिल रहा है, उनके काम करने के जो विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है उसकी वजह से। बेसिकली क्या चीज़ है, लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी है वो काम करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे, कहेसिव फोर्स के बेस पे। अब जब लिक्विड को गर्म करते हो तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच की कहेसिव फोर्सेस कम हो जाएंगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड का फंडा ये रहता है। गैसेस में फंडा कुछ और रहता है। गैसेस में क्या है, बेसिकली लिक्विड जो गैसेस की लेयर मूव कर रही है, अब तुम उसे गर्म करोगे तो गैसेस बेसिकली उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से वो ना एक दूसरे के रास्ते में बाधा डालते हैं, मतलब पहले वो आराम से मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब तुमने उसे गर्म किया तो पार्टिकल्स मूव करने लगे, तो वो एक दूसरे के पाथ में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, अड़ंगी डालेंगे, ठीक है। तो इस वजह से गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन अभी कराऊंगा पूरा इसके ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल करवाऊंगा क्लास के अंदर। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर, ठीक है, इट इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मतलब मुझे मालूम है अगर तुमने उसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, ठीक है, तो मतलब तुम्हारे वेपर प्रेशर के फंडामेंटल क्लियर होंगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो हमारा मतलब एक अपने आप में एक मास्टरपीस है, बेस्ट सेलर रहा है वो हमेशा, ठीक है। मतलब जिसने भी उस कोर्स को किया है, ही हैज लिटरली फॉल इन लव विद इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। जिस भी स्टूडेंट ने उस कोर्स के वीडियोस को देखा है, ठीक है, नीचे कमेंट्स तो आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है ना, तो वीडियोस के नीचे कमेंट्स मतलब यू कैन रीड देम, मतलब लिटरली स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आई हैव फॉलन इन लव विद थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मेरा मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, और लिटरली जो स्टूडेंट है वो थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी क्वेश्चन है बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। इट्स रियली अ वेरी वेरी गुड कोर्स, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, ठीक है ना। अभी भी शायद वो आई डोंट नो कि इस वक्त वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है नहीं, पर पीछे काफ़ी टाइम तक वो फ्री रहा, ठीक है। और बीच में हमने उसकी फीस काफ़ी रिड्यूस कर दी थी, मतलब जब वो फ्री नहीं था तो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते थे कि सर हमें पता नहीं चला, तो अब आप हमसे इतना ज़्यादा ज़्यादा तो खैर हम चार्ज करते ही नहीं है, मतलब अब आप इतना चार्ज कर रहे हो, तो मैंने नेग्लिजिबल सी फ़ी रखी थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल, थोड़ी सी फीस लेके, मतलब मैंने कहा स्टूडेंट को कि आप इस कोर्स को असेस कर सकते हो। तो ऐप पे, वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है वो, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देख रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या ऑफर चल रहा है, क्या है, ठीक है। बट मतलब लिटरली हजार, बहुत छोटा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने उस कोर्स को ज्वाइन किया एंड दे हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट कोर्स। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि जब आपका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसके बाद जो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इंटर कंबशन इंजन, स्टीम जनरेशन एंड पावर, RAC, मतलब ये इनके ऊपर आपका होल्ड बहुत अच्छा बन जाता है और आसानी से बन जाता है, बिकॉज आपका बेस क्लियर है। तो थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में हमारा एक मास्टरपीस था, ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी अब ऐसे ही जाएगा। तो बेसिकली वेपर प्रेशर, मतलब मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ाया था कि ये एक क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कोई लिक्विड डाल दिया, ठीक है, लिक्विड आपने इसमें पोर कर दिया, ऊपर वैक्यूम है। नाउ व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज इवेपोरेशन चालू हो जाती है, ठीक है, जो लिक्विड है इट स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग, और यहाँ पर बेसिकली ऊपर क्या बनने शुरू हो जाते हैं, इसके वेपर्स, ठीक है, इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जब वेपर्स ऊपर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो एक और प्रोसेस शुरू होता है कंडेंसेशन का, ठीक है। तो यहाँ से इवेपोरेशन हो रही है, यहाँ से कंडेंसेशन हो रही है, मतलब वेपर्स लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये साइकिल चालू हो जाता है और अल्टीमेटली फाइनली किसी एक पर्टिकुलर जो भी आपने टेम्परेचर रखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने टेम्परेचर रखा हुआ है, ठीक है, उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब ये जो सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, और यहाँ पर जो ये वेपर्स हैं, ठीक है, ये कुछ प्रेशर कुछ एक्सर्ट करेंगे। समझ आ रहा है ये चीज, ठीक है। जब ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम कब होगा कि जितने वेपर्स इवेपोरेट कर रहे हैं उतने कंडेंस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में क्वांटिटी ऑफ वेपर ऊपर जो है, क्वांटिटी ऑफ वेपर वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये टेम्परेचर, ये सारा कुछ एट अ गिवन टेम्परेचर चलता है। तुम्हारा मनपसंद टेम्परेचर जो तुम्हें पसंद हो यहाँ पे फिक्स कर देना,
ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो भी टेम्परेचर है तुमने फिक्स कर दिया। अब वो जो टेम्परेचर तुमने फिक्स कर दिया तो एक पर्टिकुलर प्रेशर रीच हो जाएगा वेपर का, ठीक है। सो दैट प्रेशर इज व्हाट इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है। हर टेम्परेचर के कोरोस्पॉन्डिंग एक वेपर प्रेशर होता है, या हर प्रेशर के कोरोस्पॉन्डिंग एक सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो खैर अभी तो मतलब क्लास में तो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिकली इवेपोरेशन वगैरह वो सब करके हमने देखी थी। फिलहाल मैंने तुम्हें इतना बता दिया कि क्लोज वेसल के अंदर लिक्विड डाला था, ऊपर था वैक्यूम, तो ये इसके वेपर्स बनने शुरू हो गए, एक लिमिट के बाद कंडेंसेशन में शुरू हो जाएगी, फाइनली इक्विलिब्रियम बन जाएगा और यहाँ पर प्रेशर जो है वेपर का वो कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज वेपर प्रेशर कोरोस्पॉन्डिंग टू दिस टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है। ये चीज़ समझ आ रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़रूरत पड़ जाती है इनकी, ठीक है। उसके बाद कभी कभी जब फ्लूइड्स की बात हो तो एक टर्म आती है बल्क स्मॉलनेस, ठीक है, या कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है। कंप्रेसिबिलिटी इट इज सिंपली इनवर्स ऑफ बल्क स्मॉलनेस, ठीक है, इनवर्स ऑफ बल्क स्मॉलनेस। ये बल्क स्मॉलनेस क्या है, हमने सोम में भी स्टडी किया है। ये बल्क स्मॉलनेस ये बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली चेंज रेशो है। जैसे सोम में हम बोलते हैं ना, मॉडुलस क्या है, रेशो ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बल्क मॉडुलस जो है, इट इज द रेशो ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर टू डेल्टा वी बाय वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यू कैन से। डेल वी क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम, वी क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और डीपी क्या है, इट इज चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। माइनस साइन ये सिग्निफाई करता है कि फ्लूइड्स के अंदर जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सपोज करो तुम प्रेशर को बढ़ा रहे हो, डीपी तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसे में डेल्टा वी चेंज ऑफ प्रेशर, पहले प्रेशर कम था, बढ़ा रहे हो, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, डेल वी तुम्हारा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ही खत्म हो जाएगा। ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस काफी इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। इट इज सिंपली माइनस ऑफ माइनस मल्टी, और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, चेंज ऑफ प्रेशर में जो चेंज आ रहा है डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वो है डेल वी, चेंज ऑफ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी, इनिशियल वॉल्यूम। ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज, मतलब मेरे भाई अगर तुम ना यहां तक पहुंच गए हो ना, लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, अब जैसे कोई लेक्चर को खोलते ना, थोड़ी देर देखा बंद कर दिया, ठीक है, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए इट मीन्स कि मेरा जो लेक्चर है वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम मेरे लेक्चर से कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरा कोई भी लेक्चर फ्री नहीं होता, या तो तुम मेरे लेक्चर्स को पेड प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हो, ठीक है, और या फिर मैं अपना काफ़ी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालता हूँ, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे डालता हूँ मैं। तो या तो तुम मेरे पेड प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो पैसे देके, ठीक है, या फिर तुम फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर तुम मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरा कोई भी लेक्चर फ्री नहीं होता, ठीक है। मेरी छोटी सी गुरु दक्षिणा है, और वो ये कि अगर मेरे लेक्चर्स तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी है। तुम्हें मेरी हेल्प करनी है कैसे, तुम्हें उस जो लेक्चर है, ठीक है, जो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो अगर, ठीक है, उस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। जहाँ जहाँ भी तुम प्रेजेंट हो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। तुम्हें एक्चुअली में मेरी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। तो भाई देखो यार, मतलब मेरा क्या है, मेरी जो फीस वगैरह रहती है मेरे पेड कोर्सेज की, इट इज़ रियली वेरी लेस, बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है वो। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरी कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, ठीक है। तो मेरी मार्केटिंग टीम हो तुम, अगर तुम्हें लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करना, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि ये जो लेक्चर है इसके लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पर भी तुम प्रेजेंट हो, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है तुमने अभी की अभी। तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। तो ये मेरी गुरु दक्षिणा है जो तुम्हें मुझे देनी है, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। सो अभी तक हम पहुँच गए बल्क मॉडल्स पे। अगली चीज़ जो हमें चाहिए होती है, ठीक है, दैट इज सरफेस टेंशन, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन ये बेसिकली क्या चीज़ है, मतलब मेरे ख्याल से मे भी शायद कुछ स्टूडेंट्स ने बचपन में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा
कि पानी है बिल्कुल स्टिल, ग्लास में या किसी टब में पानी है बिल्कुल स्टिल रुका हुआ है, और आप निडल लोहे की निडल, ठीक है भारी है यार वो, मतलब ठीक है, आप निडल को आप पानी के ऊपर रखते हो, ठीक है, वो निडल डूबती नहीं है, ठीक है, वो निडल पानी के अंदर डूबती नहीं, वो पानी के ऊपर स्टेबल हो जाती है, जैसे आपने उसे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हो, ठीक है। सो दैट इफेक्ट जो हमें देखने को मिलता है, दैट्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन एक्चुअली में है क्या? बेसिकली देखिए, फ्री सरफेस है हमारा। अब मॉलिक्यूल्स दो तरह के हो गए, एक तो वो जो सरफेस पे प्रेजेंट है, एक वो जो अंदर प्रेजेंट है। अब हम बात कर रहे थे फोर्स ऑफ कोहेजन की, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके आसपास की जो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स है वो इसको खींचेंगे चारों तरफ से बराबर, और सारी फोर्सेस नलीफाई हो जाएंगी। पर अगर आप उस मॉलिक्यूल की बात करें जो सरफेस पे है, ठीक है, तो उसे लेफ्ट में मॉलिक्यूल खींच रहा है, राइट में खींच रहा है, नीचे खींच रहा है, पर उसे ऊपर से कोई नहीं खींच रहा, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल्स ना थोड़े दबे दबे से महसूस होंगे, ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल है चारों तरफ से बैलेंस्ड है, पर ये जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर, मतलब नीचे की तरफ, सरफेस के अंदर की तरफ एक मतलब खिंचाव रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ना ऊपर एक लेयर सी, एक टाइट लेयर सी बन जाती है, जो थोड़ा बहुत वजन मतलब सहन कर सकती है, थोड़ा बहुत टेंशन सहन कर सकते हैं, टेंशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सर्कस अगर हम देखते हैं तो उसमें एक कपड़े का, एक जाली का एक नेट बिछा होता है, नेट। तो जो जाली का नेट आप देख रहे हो, ठीक है, अगर ऊपर से जंप करता है, गिरता है, ठीक है, तो जाली का नेट उसे संभाल लेता है। कैसे संभालता है वो? ठीक है, वो बेसिकली अगर आप एक नेट देखो उसमें बहुत सारे मतलब जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो कोई भी जैसे वजन ऊपर से गिरता है तो यहाँ पर इन जो रस्सियां हैं उस नेट की, मैं सर्कस की बात कर रहा हूँ, वो ऊपर वो कर्तक दिखा रहे हैं, परफॉर्मेंस चल रही है, नीचे उन्होंने नेट बिछा रखा है, नेट, जाली वाला नेट। कोई भी गिरता है तो कोई भी चीज है तो वो बेसिकली कैसे संभाल लेता है नेट, बिकॉज ऑफ टेंशन। ये सारे जितने भी ये रस्सी है उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट जो है ना वो यहाँ पर फ्लूइड का भी है। जब आप उसके ऊपर कोई वेट रखोगे तो ये जो फ्लूइड की जो सरफेस की लेयर है उसके अंदर वैसे ही टेंशन क्रिएट होगी जैसे हमारे इस नेट में होती है। तो जैसे वो जो जालीदार नेट है वो किसी वजन को संभालता है, उसी तरह से ये जो लेयर है ये भी किसी वेट को सहन कर सकती है। समझ आया? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर लिक्विड्स की बात करें, मतलब लिक्विड्स की बड़ी खास बात है कि वो शियर स्ट्रेस तो सहन कर ही नहीं सकता, ठीक है। विस्कोसिटी वगैरह को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, तो शियर स्ट्रेस तो सहन कर ही नहीं सकता। जितना उसके ऊपर आप शियर फोर्स लगाओगे वो उतना डिफॉर्म होता रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक सॉलिड रबड़ है आपके पास, ठीक है, सॉलिड रबड़ है, आप इसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगाओ, ठीक है, वो एक बार डिफॉर्म होके रुक जाएगी, ठीक है, एक बार डिफॉर्म होके रुक जाएगी, ठीक है। और जब फोर्स हटाओगे तो वापसी अपनी पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। फ्लूइड के साथ ऐसा नहीं होता। फ्लूइड पे अगर आप शियर स्ट्रेस लगाओगे ना तो वो भाई डिफॉर्म होता ही रहेगा जब तक फोर्स लगी रहेगी। रबड़ की तरह नहीं है कि एक बार इंक्लाइन होके रुक गया और बाद में छोड़ोगे तो वापसी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लिक्विड के साथ क्या, आपने शियर स्ट्रेस लगाया तो डिफॉर्म हो ही जा रहा है, ठीक है। जितनी देर तक फोर्स लगा रहेगा इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, वो डिफॉर्म होता रहेगा, ठीक है। मतलब जब भी मैं ये चीज मतलब पढ़ा रहा होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फर्श पे पानी गिर गया और आप जैसे वाइपर मार रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर मतलब जैसे शेयर फोर्स लगा रहे हो उस वाटर के ऊपर जो गिर गया है, तो मतलब आप वाइपर मारते रहोगे, वो जो पानी है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, इट विल कीप ऑन डिफॉर्मिंग, ठीक है। जो फ्लूइड है वो शेयर फोर्स सहन नहीं कर सकता, ठीक है। वो टेंसाइल फोर्स अगर थोड़ी बहुत सहन करता है, नेग्लिजिबल सी, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस, दैट टू नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टेंसाइल लोड्स। हाँ, पर अगर वो किसी बंद वेसल में है तो कंप्रेसिव लोड सहन कर सकते हैं। जैसे हम ब्रेक, जो हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, आप यहाँ से पैडल दबाते हो तो जो फोर्स है वो वाया फ्लूइड ट्रांसफर होते हैं, फ्लूइड कंप्रेसिव लोड्स कैरी कर सकता है अगर वो किसी बंद वेसल में है तो। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। तो खैर हम तो सरफेस टेंशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन बेसिकली सरफेस टेंशन की वजह से जो खिंचाव जो बनता है, जो टेंशन क्रिएट होती है सरफेस फ्लूइड के ऊपर वाली लेयर के अंदर, दैट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा से
हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट्स होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो मैंने ना अभी अभी मैंने पानी के ऊपर के सरफेस को सर्कस वाले उस नेट से कंपेयर किया था, ठीक है, जिसके ऊपर कोई गिरता है तो पूरे के पूरे जो रोप्स हैं, जो रस्सियां हैं, जो थ्रेड्स हैं, उसके अंदर टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैंने इसे ना अभी उस नेट से कंपेयर किया था, सर्कस वाली, ठीक है। ये नेट आपके सामने है, मैंने इसे इस नेट से कंपेयर किया था, ठीक है, जो कि टेंशन में है, जिसके अंदर खिंचाव है, जो कि टेंशन में है, ठीक है। तो अब इमेजिन कीजिए कि मैंने इस नेट को बीच में से मैंने काट दिया, ठीक है। अब मैंने इस नेट को बीच में से काट दिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसकी 1 मीटर ये लेंथ कितनी है इस नेट की? इस नेट की लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर लेंथ को बैलेंस करने के लिए, जो आपको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कि इस साइड का जो नेट है ये जैसा था वैसा ही रहे, काटने के बाद कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज व्हाट इज नोन एज सरफेस टेंशन। समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो फॉर्मूलों के अंदर जो सरफेस टेंशन सिग्मा से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई ये स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस की यूनिट, ये सरफेस टेंशन है। बुक के अंदर जनरली इसे भी सिग्मा से लिखा जाता है, पर इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो नेट था हमने बीच में से काट दिया। इमेजिन करो, सर्कस देख रहे हो तुम, बीच में चाकू निकाला, नेट काट दिया, ठीक है। तो वो नेट तो वो ऐसे झूल जाएगा ना, गिर जाएगा, ठीक है। तो उसे खींचा रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ठीक है, तुम्हें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लंबाई के लिए जो तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी दैट इज व्हाट इज नोन एज सरफेस टेंशन, और उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। समझ आ रहा है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन भाई जब हम पढ़ते हैं ना, तो इससे एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने 11वीं 12वीं में भी पढ़े थे, ठीक है। मतलब तो वो काफी पूछे जाते हैं वो एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा, ठीक है। तो ओके, तो वो कौन से थे कि बबल के अंदर, हाँ याद आ गया मुझे, बबल के अंदर मुझे भी याद है, हमारे टाइम में AIEEE का एग्जाम होता तो चेंज हो गया, ठीक है, वो बहुत पुरानी बातें हैं। तब ना क्वेश्चंस आते थे 11वीं 12वीं का, जो IIT का जो एंट्रेंस होता था उसमें, कि 2 बबल्स हैं, ठीक है, 2 बबल्स हैं, इनको कनेक्ट करो एक पाइप से, तो बताओ हवा कहाँ से जाएगी? बड़े वाले से छोटे में जाएगी, छोटे से बड़े में जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे कभी ध्यान से पढ़ाई नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से निकलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकलते हैं। सबसे पहला केस आता है पानी के ड्रॉप का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, वो स्फेरिकल शेप में, ठीक है। आपने उसे बीच में से कट कर दिया, तो अगर 3D में देखोगे, 3 डायमेंशन में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। लड्डू है, लड्डू बीच में से काट दिया है, ठीक है, पानी का ड्रॉप है, बीच में से काट दिया है, अंदर है वाटर। हमें बताना है कि इसके अंदर प्रेशर कितना है, इस पानी के ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है, ठीक है। तो एक्चुअली सरफेस टेंशन ये लगता है इंटरफेस पे, मतलब जहां पर एक साइड पे लिक्विड है और दूसरी साइड पे एयर है, ठीक है, कुछ और है, एयर है, ठीक है। तो वहां पर जो सरफेस होता है ना पार्टीशन का, एक साइड पे लिक्विड दूसरी साइड पे एयर, इस तरह से जो सरफेस है पार्टीशन का उस पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो स्फीयर का जो बाहर वाला जो सरफेस है, ठीक है, वहां पर सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये लग रहा है सरफेस टेंशन, ये चीज, ये, ठीक है। मेरे को गलती करी, मेरे को ना दूसरे रंग का मार्कर लेके आना चाहिए था, ब्लू कलर का, ठीक है। तो यहां पर जब आपने ये जो स्फीयर को काटा, आपने पानी का ड्रॉप काटा, ठीक है, तो जो बाहर का जो सरफेस है वहां पर सरफेस टेंशन लग रही है, और जो अंदर का जो ये काटा हुआ सरफेस है, यहां पर जो दूसरी साइड का फ्लूइड है वो प्रेशर लगा रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। तो फ्लूइड जो प्रेशर लगाएगा, ठीक है, दैट विल बी बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन P, प्रेशर जो फ्लूइड लगा रहा है, ठीक है। यहां पे दिखाता हूं, ये चीज, ये बीच में दूसरी साइड का जो पानी है वो इसको दबा रहा है, ठीक है, प्रेशर लगा रहा है। सो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सरफेस टेंशन ये कहां लग रही है? इस फेरेफ्री पे, इस फेरेफ्री पे, ये इस फेरेफ्री पे, ठीक है। अब इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इसकी? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ठीक है।
भाई स्ट्रेस होता है ना, उसे एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया से स्ट्रेस को, ठीक है, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ से। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। 2 पाई आर क्या है, ये जो इंटरफेस है ना उसकी लंबाई, जो इंटरफेस है, ठीक है, उसकी लंबाई। तो यहां से आप निकालते हो P इज इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। प्रेशर पानी के ड्रॉप के अंदर, प्रेशर इट इज 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। दिस इज द प्रेशर इन द ड्रॉप ऑफ वाटर, 2 सिग्मा बाय आर। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ओके, इसी तरह से सेम हमारे पास केस आता है बबल का, ठीक है, सोप बबल, ठीक है, बबल। अब बबल में क्या है, जो ड्रॉप है उसके अंदर पानी है, बाहर हवा है, ठीक है। बबल के साथ क्या स्टोरी है, बबल के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, ठीक है। तो बबल को अगर आप कट करो, अगर आप उसकी उसकी सेक्शनिंग करो, ठीक है, तो बबल कैसा आएगा, बबल कुछ इस तरह से नजर आएगा, ये, ठीक है। ये हमने उसकी सेक्शनिंग करी, बीच में से बबल को कट कर दिया, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा वो साबुन वाला पानी, ठीक है, ये आ गया हमारा साबुन वाला पानी, ठीक है। अब इसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, अंदर भी हवा है, इसके बाहर भी हवा है, बबल के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। उससे क्या होगा, अब यहां पर ना हमें दो इंटरफेस मिलते हैं, दो इंटरफेस मिलते हैं। एक तो ये अंदर वाला इंटरफेस, ये वाला अंदर वाला, ठीक है, और एक ये बाहर वाला, ठीक है। और मजे की बात है कि जो सरफेस टेंशन है वो इंटरफेस पे लगती है, बाउंड्री वाले सरफेस पे लगती है, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट सरफेस टेंशन यहां पर बाहर वाले सरफेस पर भी लगेगी, ठीक है, और अंदर वाले सरफेस पर भी लगेगी, अंदर वाले सरफेस पर, ये अंदर वाले सरफेस पर, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट सरफेस टेंशन टोटल जब आप निकालते हो मैग्नीट्यूड, वो डबल हो जाता है। समझ आ रहा है, ठीक है। प्रेशर वैसे ही रहेगा, ये अंदर का एरिया है, इसका रेडियस है r, तो बबल के अंदर प्रेशर निकाल रहे ना, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय ये अंदर का प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ, इंटरफेस की लेंथ। अब 2 पाई आर तो ये हो गया, 2 पाई आर बाहर वाला हो गया, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। एक तो अंदर वाला हवा और पानी का इंटरफेस, एक बाहर वाला पानी और हवा वाला इंटरफेस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर कितना बचा, इट इज 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर, 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर, ये चीज, इट इज 4 सिग्मा डिवाइडेड बाय आर, ये चीज। तो ये तो प्रेशर है किसके अंदर, ये प्रेशर है किसके अंदर, बबल के अंदर, सोप बबल के अंदर, ठीक है। अब समझ आ गया, हाँ जी। फॉर्मूला देख के क्या सीखने को मिला कि जिस बबल का रेडियस कम होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और हम 11वीं 12वीं में क्या सोच रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि जिस बबल में ज्यादा हवा है, ठीक है, जिस बबल में ज्यादा हवा है, ठीक है, वहां से हवा निकल के छोटे बबल में चली जाएगी, ठीक है, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ था, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं यहां तक। तो कंसेप्ट उल्टा है, जिस बबल का रेडियस कम है उसका प्रेशर ज्यादा है, जिस बबल का रेडियस ज्यादा है उसके अंदर प्रेशर कम है, ठीक है। तो कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, ठीक है, हवा छोटे से बड़े में जाएगी। क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई 11वीं 12वीं में सारी चीजें क्यों नहीं समझ आई, मेहनत बहुत की थी, रेसनिक, हैलिडे, वॉकर, एचसी वर्मा, इरोडॉग, ये सब मैंने भी पढ़ी है, ठीक है ना। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम, भाई मेरा एडमिशन तो नहीं हुआ केमिस्ट्री की वजह से, ठीक है, केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आई, टचवुड भगवान की दुआ से। फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मैथ्स बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री कभी पल्ले नहीं पड़ी, ठीक है। वो इक्वेशन और वो सब आइसोमर्स वगैरह, सिर्फ वही मात खा गए हम, ठीक है ना। तो ओके, ठीक है। तो अगला जो केस है दैट इज लिक्विड वाटर जेट, ठीक है। लिक्विड वाटर जेट, जो पानी का जेट है उसके अंदर कितना प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कितना प्रेशर होता है, कैसे, अगेन वही सेक्शनिंग करेंगे, लिक्विड के जेट को हम बीच में से काटेंगे, ठीक है। तो जब आप काटते हो तो अब लिक्विड का जो जेट है उसका जो सरफेस है उसके अंदर पानी है, बाहर हवा है, तो लिक्विड का जो लिक्विड का जेट जो निकल रहा है उसका जो बाहर का सरफेस है उसमें सरफेस टेंशन लग रही होगी, ठीक है। तो जब उसे बीच में से सेक्शनिंग करते हो तो इस तरह से जो सरफेस टेंशन है वो लग रही होगी अलोंग दिस लेंथ, ठीक है, बीच में से काटा।
तो ये जो लंबाई है ये वाली और ये जो लंबाई है ये वाली, इस पे सरफेस टेंशन लग रही है, ठीक है। एंड ये जो जेट हेड इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है मैं नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसका जो ये डायमेंशन है दिस इज 2r और इसकी लेंथ है l, ठीक है। अब प्रेशर की वजह से फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला एरिया, अंदर वाला एरिया वो कितना है 2r मल्टीप्लाइड बाय l, ये तो आ गया अंदर वाला एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सिग्मा ये क्या है सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ जो लग रही है मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, अब ये l ये भी l, तो कितनी लेंथ हो गई 2l, ठीक है। 2 से 2 कट गया, l से l कट गया, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू क्या बची, सिग्मा डिवाइडेड बाय r, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई ये तीनों ही जो फॉर्मूले हैं पानी का, ड्रॉप का, बबल का, ठीक है, और जो ये लिक्विड जेट वाले, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि कैसे लगे। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी आगे बहुत पढ़ाना है, ठीक है, पर लास्ट में तो बच्चे सुनते ही नहीं ना इसलिए बीच में बोलना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स तो प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या सजेशंस हैं। लिटरली मतलब किसी भी टीचर के लिए, किसी भी कंटेंट डेवलपर के लिए जो कंटेंट बना रहा है, लिटरली मैं सच, आप अगर आप कुछ कंटेंट डेवलप करते हैं तो चाहे आप कोई छोटा सा पोस्ट भी डालते हैं, ठीक है, सो यू कीप ऑन वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, ठीक है, कि यार बाकी लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। सिमिल भाई हम भी इंसान हैं, ठीक है, हमें भी चाहिए होती है अप्रिशिएशन, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं या आपका कोई भी सुझाव है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बड़ी ही बेसब्री से हमेशा इंतज़ार रहता है, हमेशा, ठीक है। ओके, सो एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, दैट इज कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है, जो हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलता है। कैपिलरी इफेक्ट भाई बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से, ठीक है। मतलब कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में या बॉटल में अगर आप स्ट्रॉ डालते हो, ठीक है, और अगर आप कोक पी रहे हो या फैंटा पी रहे हो, मरिंडा पी रहे हो, ठीक है, मतलब एक अलग कलर है उसका, तो नजर आता है उस स्ट्रॉ के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक का लेवल है वो उठ जाता है, ठीक है। तो उठता क्यों है, दैट्स बिकॉज ऑफ कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है। एक्चुअली अभी सरफेस टेंशन पढ़ाया था, दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली कहेसिव फोर्सेस, ठीक है। अब कैपिलरी पढ़ा रहा हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ कहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस बोथ, ठीक है। तो बेसिकली फंडा क्या है, फंडा सिर्फ इतना है कि जैसे लिक्विड का लेवल है किसी बात के अंदर, ठीक है, ये तुमने पाइप डाल दी, तो जो बाकी जो लिक्विड का लेवल है इस पाइप के अंदर लिक्विड का लेवल उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा, इस तरह से वो एक कर्व बना लेता है ऊपर से। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कुछ फ्लूइड्स के अंदर जो एडिशन की टेंडेंसी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कहेसिव फोर्सेस। मतलब कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं जो दूसरे सरफेसेस से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू अपने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें तो उसकी टेंडेंसी स्टिक करने की, ठीक है, ज्यादा होती है। तो वो जो है वो स्ट्रॉ, ये जो स्ट्रॉ है इसके सरफेस से स्टिक करने की कोशिश करेगा और थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है जिसमें किसी स्ट्रॉ के अंदर जो पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, दैट इज व्हाट इज नोन एज कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है। और जरूरी नहीं कि ऊपर ही चढ़ेगा। मरकरी को देखें तो मरकरी के केस में उसकी जो अपने लिए एफिनिटी होती है, जो कहेसिव फोर्सेस होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो मरकरी जो है वो दूसरे सरफेस से थोड़ा दूर दूर रहना पसंद करता है। मतलब अगर आप मरकरी के अंदर स्ट्रॉ डालेंगे तो वो थोड़ा दूर दूर होने की कोशिश करेगा और उसके केस में मतलब इस तरह से आपको कर्व मिलेगा। मतलब मरकरी के केस में जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाएगा, ठीक है, और बीच में से उठा हुआ होगा, ठीक है। तो वो उस ट्यूब से थोड़ा दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है। वाटर के केस में वो ट्यूब के पास जाने की कोशिश करेगा तो थोड़ा ऊपर चल जाएगा, ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल डिफाइन किया जाता है, ये एंगल डिफाइन किया जाता है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो ऑफ कोर्स वाटर के लिए एंगल जो है इट इज एक्यूट लेस देन 90। सच्ची बताऊं वाटर के लिए तो जीरो होता है, बिल्कुल ऊपर तक चढ़ गया है वो, ठीक है। और मरकरी के लिए दिस एंगल इज नियरली 130 डिग्री, ये चीज, ठीक है। तो हाइट अगर हम चाहें कि ये कितनी हाइट तक ऊपर जा रहा है ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, एक्चुअल में यहाँ पर मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ पे, ठीक है, मैंने तो आपको सेक्शनल व्यू दिखाया ना, ये गोल स्ट्रॉ है, ट्यूब है एक, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है r, ठीक है। तो पानी कितने ट्यूब को मतलब यहाँ पर जो टच कर रहा है, ठीक है,
पानी अगर आप देखोगे तो ऊपर उठा हुआ है, तो कुछ इस तरह से गोल पेरिफेरी बना रहा होगा, तो उसकी लेंथ कितनी है 2 पाई r, ठीक है, ये जो सरफेस है ये वाला, ठीक है। अब इस सरफेस पे क्या लग रही होगी, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस लेंथ 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ठीक है। पर वो सरफेस टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में, तो उसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रॉ ऊपर की तरफ उठाने के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल इज थीटा, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। शुरुआत कहां से करी, पानी जो स्ट्रॉ के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक उठ गई है, ठीक है, वो यहां पर कितना सर्कमफ्रेंस बना रही है 2 पाई r, तो उस लेंथ पे सरफेस टेंशन लग रही होगी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। अब वो सरफेस टेंशन थीटा एंगल बना रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट कितना होगा, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अब ये जो सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, दिस इज बेसिकली रिस्पांसिबल टू अपलिफ्ट द लेवल ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये जो फोर्स है दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड जो ऊपर उठ गया है, ठीक है। तो वो वजन कितना होगा, दैट विल बी सिंपली पाई r स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया, मल्टीप्लाइड बाय h, ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। सो मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय g, ठीक है। यार मैंने रो जी किया है, ठीक है, हो सकता है आपकी बुक के अंदर यहां पर लिखा हो, ये वॉल्यूम आ गया ना, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय w, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड जो यहां पर भरा हुआ है, अगर वाटर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, एंड w इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक वेट, समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो भाई इक्वेट कर लो, इसको काट पीट लेते हैं यहां से, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, यहां पे हमें h की वैल्यू निकालनी है, तो h की वैल्यू क्या होगी, 2 सिग्मा r cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर h s w, ठीक है। ये r से ये r कट जाएगा, h तो खैर हमने इधर ले लिया, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है, इट इज 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस s w, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। 2 सिग्मा cos थीटा, h हाइट पानी की कितना ऊपर उठ रहा है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड, एनी लिक्विड जो ऊपर उठ रहा है इज इक्वल टू 2, ठीक है, सिग्मा इज सरफेस टेंशन की जो भी वैल्यू है, ठीक है, उस लिक्विड के लिए, cos थीटा, थीटा इज द एंगल जो ये सरफेस बनाता है वर्टिकल से, ठीक है, डिवाइड बाय r, r इज द रेडियस ऑफ द पाइप, s इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, समझ आ रहा है यहां तक, एंड w इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। यार ये तो बुक में था तो मैंने मतलब फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा है, मैं खुद किसी और फॉर्म में यूज करता हूँ, मतलब मैं वाटर के लिए फॉर्मूला निकालता हूँ हमेशा, वाटर वाला ही फॉर्मूला मैं याद करता हूँ यार, ठीक है। सो इट इज 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी, मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अगर वाटर हो तो डेंसिटी होगी 1000, ठीक है, अगर वाटर है तो डेंसिटी होगी 1000, ठीक है, और वाटर के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है, मरकरी के लिए थीटा की वैल्यू अराउंड 130 डिग्री होती है, ठीक है, चेक करके मैं बता दूंगा, 130 के आसपास ही होती है। यार ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है, तुम यही वाला याद कर लेना, मतलब दो के चक्कर में ना कहीं कुछ और ही ना करते हो, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने मतलब पूरा का पूरा जो हमारा चैप्टर 1 था, पूरा मतलब पूरा चैप्टर कह रहा हूँ, मैंने वो समराइज कर दिया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं गेट क्रैश कोर्स, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, और वैसे तो फ्लूइड मैकेनिक्स और भी काफ़ी स्ट्रीम्स में इस्तेमाल होता है, तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो अगर कोई और स्ट्रीम से अगर कोई देख रहा है तो, ठीक है। तो हमारा आउटलाइन मैंने आपको बता दिया है, हर चैप्टर को मैं समराइज कर दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस की मदद से भाई मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम सिर्फ क्वेश्चंस देख लेना यार, सिर्फ क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। तुम उसके सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशंस क्या है ना, जो मेरे वीडियोस हैं वो देख लेना, तुम्हें सारा बेसिक फंडा सारा पता लग जाएगा, और एग्जाम में तुम इस सिचुएशन में आ जाओगे, तुम क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाओगे, तुम आंसर आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगेन मतलब भी प्रॉपर कोर्स का सब्स्टिट्यूट नहीं होता, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ें अलग है, पर क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम है तो आपको कुछ ऐसा मैगी जैसा चाहिए जो क्विक हो, ठीक है, सो इट कैन बी अ मैगी फॉर यू, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप एक तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। दूसरा, छोटी सी गुरुदक्षिणा जो आपने मुझे देनी है वो ये कि आपको मेरे इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे और अब चैप्टर 1 से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें किस तरह से टैकल किया जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।